गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 8 बज चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल और देखते हैं कि हमारे आज के एडिटोरियल में, आज के आर्टिकल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नई हैं और सीखनी है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ वोकैबलरी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज दैट द एडिटोरियल इज गोना गिव अस। तो शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल, लेकिन शुरू करने से पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और एक गुड थॉट के साथ। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का गुड थॉट क्या है। द थॉट इज द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो, सो डोंट गिव अप। यानी कि अगर आप कोई स्ट्रगल कर रहे हैं आज और आपको दिक्कतें हैं, तो ये आपको ताकत दे रहे हैं कि आप अपना कल बना सकें। इसलिए क्या करें, गिव अप नहीं करें, कोशिश करते रहें, ट्राई करते रहें और अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाने की कोशिश करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं कि उसका टाइटल क्या है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू डोंट मिस अपॉन द लेटेस्ट अपडेट्स एंड कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ द सेशंस दे आर कमिंग। और उसी के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वोकैब 24 एप्लीकेशन का भी और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी। तो दोनों को वहाँ से एक्सेस करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं कि टाइटल क्या है। द टाइटल इज सेइंग phased manufacturing policy that is hardly smart. Largely applicable to the mobile phones manufacturing sector, the plan has fared poorly in domestic value addition. फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की बात कर रहा है, यानी कि पीएमपी की बात कर रहा है। ये होती क्या है हम धीरे धीरे से करके आगे देख लेंगे। दैट इज़ हार्डली स्मार्ट, वो क्या है, वो शायद ही बहुत स्मार्ट है, अच्छी है। लार्जली एप्लीकेबल टू द मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेबल होती है, अप्लाई की जाती है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। द प्लान हैज़ फेयर्ड पुअरली, जो प्लान है वो पुअरली, बुरी तरह से उसने प्रदर्शन किया है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन में। यानी कि हमारी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन में जो हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है उसने बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया है, या फिर वो बहुत बुरी तरह से एक उभर कर सामने आया है, अच्छे रूप में सामने नहीं आया है। अब आगे क्या कहता है देखते हैं। चलिए, लास्ट वीक द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY, यानी कि शुरुआत में जो इन्होंने इतना वर्ड यूज़ किया है, ये क्या है, मेटी अगर आप कहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वाई जो है इन्होंने टेक्नोलॉजी का ले लिया है और एम जो है इसका ले लिया है, बीच में सारी चीज़ें मेटी ऐसे ही लगा दी है। यानी कि अगर मेटी की बात करता है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। Last week, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) said it had approved 16 firms in the mobile manufacturing sector for production-linked incentive scheme for large-scale electronics manufacturing, notified on April 1, 2020, to transform India into a major mobile manufacturing hub. लास्ट वीक, अब लास्ट वीक की बात किया है तो आपके लिए क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। यानी कि आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है, जो ये बातें करेगा। लास्ट वीक द मिनिस्ट्री, इसने मेटी ने पिछले हफ्ते क्या किया, क्या कहा, सेड इट हैड अप्रूव्ड 16 फर्म्स, उसने 16 फर्म्स को अप्रूव किया है, परमिशन दी है इन द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और कहाँ पर परमिशन दी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में परमिशन दी है। किस लिए परमिशन दी है, फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI के लिए परमिशन दी है इस स्कीम को, फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जिससे कि क्या हो, लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है मैन्युफैक्चर हो सके, इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस जो है वो बनाए जा सकें। नोटिफाइड इन April 1, 2020, जिनको कि नोटिफाई किया गया है April 1, 2020 में। अब नोटिफाई क्या किया गया है कि क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस हैं, इनको नोटिफाई करना पड़ता है, और वो नोटिफाई किए गए हैं April 1, 2020 की लिस्ट में। टू ट्रांसफॉर्म, और किस लिए दिया है, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मेजर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब, जिससे कि इंडिया को वो बदल सकें या इंडिया को वो बना सकें, परिवर्तित कर सकें एक बहुत ही बड़े मेजर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर, मोबाइल बनाने वाले एक बड़े केंद्र के तौर पर। हब का मतलब होता है केंद्र, या फिर कई सारी चीज़ें जब एक जगह आकर मिलती हैं या एक जगह से कई जगह काम होता है, तो जो सेंटर पार्ट होता है वो आपका हब कहलाता है। जैसे क्या है, जोन्स होते हैं, तो जोन क्या होते हैं, हब होते हैं। किसी भी बैंक का जो जोनल ऑफिस होता है वो उसका हब कहलाता है। तो ये सब क्या है,
केंद्र को दिखाते हैं। तो MIT ने लास्ट वीक अप्रूव किया है कि उन्होंने 16 फर्म्स को परमिशन दी है। किस स्कीम के तहत दी है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर, यानी कि PLI स्कीम के अंदर। ये ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर का पार्ट है आपका। इसके अंदर उन्होंने कितनी फर्म्स को परमिशन दी है, 16 को दी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर। और क्या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग गैजेट्स आपके होते हैं, वो 1 अप्रैल 2020 की लिस्ट में उन्होंने डिस्क्राइब किया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो इंडिया को बनाना चाहते हैं एक बहुत ही मुख्य मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के तौर पर। फिर देखते हैं क्या कह रहा है। दीज आर 5 डोमेस्टिक एंड 5 फॉरेन मोबाइल फोन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स एंड 6 कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स। जो ये 16 हैं, इसमें से जो 5 हैं वो डोमेस्टिक हैं यानी कि भारतीय हैं, 5 जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो फॉरेन हैं, और जो 6 हैं बाकी की वो कंपोनेंट्स बनाती हैं, यानी कि पूरा मोबाइल नहीं बनाती हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाती हैं या कुछ हिस्से या कुछ उसके पार्ट बनाती हैं। द PLI कम्स ऑन द बैक ऑफ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। जो PLI है वो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड प्रोग्राम के बैक पर, यानी कि उसके सपोर्ट से ये जो है आगे आती है। दैट बिगेन इन 2016 एंड 17। अब यहाँ पे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम कब शुरू हुआ, 2016 और 17 में। तो स्टैटिक पार्ट ऑफ जी है, लेकिन करंट के लिए रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि करंट में इसके ऊपर एग्जीक्यूशन किया गया है। तो क्या है, PMP के तहत जो है ये PLI जो है वो सामने उभर कर आती है। एंड वॉज सपोज टू, और माना गया था ऐसा कि वो कल्मिनेट करेगी इन 2000, हाँ, वॉज सपोज टू कल्मिनेट इन 2019 एंड 20, यानी कि इसको किसको, PMP को बनाया गया था 2016 और 17 में, और ऐसा माना गया था कि वो इसको ख़त्म कर देंगे कब तक, 2019 और 20 में। यानी कि कोई एक प्रोग्राम जो है वो रन कराया गया था 2016-17 में कि मैन्युफैक्चरिंग उस पर होगी, लेकिन उसका ये प्लान था कि 2019 और 20 में वो कल्मिनेट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। द PMP बंद करने से मतलब है कंप्लीट होने के बाद बंद किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी ऑब्जेक्शन की वजह से। फिर कह रहा है द PMP इंसेंटिवाइज द मैन्युफैक्चर ऑफ लो वैल्यू एक्सेसरीज इनिशियली एंड देन मूव्ड ऑन टू द मैन्युफैक्चर ऑफ हायर वैल्यू कंपोनेंट्स। उन्होंने क्या किया, इंसेंटिवाइज किया, प्रोत्साहित किया मैन्युफैक्चर ऑफ लो वैल्यू एक्सेसरीज। जो लोग कम पैसों की चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते थे उनको प्रोत्साहित किया इनिशियली, एंड देन, और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े मैन्युफैक्चर ऑफ हायर वैल्यू कंपोनेंट्स को। यानी कि पहले तो इस स्कीम के तहत जो है सपोर्ट किया गया उन लोगों को जो कि छोटी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते थे या जिनका कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्मॉल स्केल पर हो रहा था, और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े किसकी तरफ, जो लोग लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। और क्या आगे बढ़ा, आपका PMP, यानी कि फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। अब यहाँ पे फेज वर्ड इसी वजह से लिया गया है क्योंकि वो अलग अलग फेज में अलग अलग स्टेजेस को कवर करेंगे, पहले स्मॉल स्केल और फिर लार्ज स्केल। आगे बढ़ते हैं। This was done by increasing the basic customs duty on the imports of these accessories or components। और उसको शुरुआत में किया गया, यानी कि अगर आप कोई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो उनको करने के लिए आप कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं, कुछ तरीके अप्लाई करते हैं, और उन तरीकों को करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया गया। दीज वॉज डन इंक्रीजिंग द बेसिक कस्टम ड्यूटी, यानी कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी जो है थोड़ी सी बढ़ा दी कि अंदर के जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चर कर पाएँ और लोग बाहर से जो है चीज़ें ना खरीदें। तो बाहर से लोग चीज़ें नहीं खरीदेंगे, इसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने कस्टम ड्यूटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया कि कस्टम ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो चीज़ें लोग जो हैं वो वहाँ से बाहर से कम खरीदेंगे क्योंकि उसके पैसे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उभर कर आएँ, ग्रो करें, उसके लिए कस्टम ड्यूटी को जो है धीरे धीरे से करके बढ़ा दिया गया था इन एक्सेसरीज़ पे और द कंपोनेंट्स पे, यानी कि मोबाइल से रिलेटेड एक्सेसरीज़ या उनसे जुड़े सामानों पर ड्यूटी कस्टम की बढ़ा दी गई थी। The PMP was implemented with an aim to improve the value addition in the country। जो PMP था उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, चलाया गया था, लागू किया गया था इस मोटिव के साथ, इस एम के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि हम इम्प्रूव करेंगे वैल्यू एडिशन अपने देश में, यानी कि हमारे ही देश में हम सब चीज़ों को अच्छा करेंगे। इस मोटिव के साथ PMP को इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। मोर इम्पोर्ट्स इन इंडिया, भारत में जो है इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, किन चीज़ों का, क्या कह रहा है आगे देखते हैं। Firms such as Apple, Xiaomi, Oppo and OnePlus have invested in India। कुछ ऐसी कंपनियां जैसे कि Apple, Xiaomi, Oppo and OnePlus ने इन्वेस्ट किया हुआ है भारत में। इन्वेस्ट करने का मतलब है अपना पैसा लगाया हुआ है भारत में।
बट मोस्टली थ्रू देयर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन ज़्यादातर ये जो पैसे लगे हुए हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ लगे हुए हैं, यानी कि जो लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, उन्हीं के साथ उनका पैसा भारत में लगा हुआ है मोस्टली, अक्सर। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम $13.4 बिलियन इन 2016-17 टू $31.7 बिलियन इन 2019, और उसी की वजह से उसके परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट के तौर पर जो प्रोडक्शन था वो क्या हुआ, $13.4 बिलियन से बढ़कर $31.7 बिलियन हो गया 2019 और 20 में। However, analysis of factory level production data from Annual Survey of Industries shows that in 2017, value addition for surveyed firms, barring two outliers, ranged from 1.6% to 17.4%, with most of the firm being below 10%. क्या बोल रहे हैं? हाउएवर, हालांकि जो एनालिसिस हुआ है फैक्ट्री लेवल प्रोडक्शन डेटा का, वो बताता है कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज हमें दिखाता है कि 2017 और 18 में जो वैल्यू एडिशन किया गया, यानी कि हमारी कितनी ग्रोथ हुई, हमारी जो कंट्री की प्रोडक्शन में वैल्यू थी वो बढ़ी कि नहीं, वो बताती है कि बारिंग टू आउटलायर्स, यानी कि वो दो आउटलायर्स को, यानी कि दो जो ऐसे लोग हैं जो कि क्या हैं, बाहर के तौर पे हैं, यानी कि जो बाहर से आए हैं, उनके जो दो ऐसे फॉर्म्स हैं वो क्या हैं, रेंज कर रहे हैं 1.6% से 17.4 तक, यानी कि वो इतने बढ़ गए हैं जो कि दो बाहर के हैं, विद मोस्ट ऑफ द फर्म्स बीइंग बिलो 10%, जबकि और बाकी की जो हैं वो 10% से भी नीचे हैं। किस चीज़ में? वैल्यू एडिशन में। ये हमें क्या बताता है? सर्वे बताता है। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द सर्वेड फर्म, और जो सर्वे की गई फर्म्स हैं उनमें जो मेजॉरिटी है, जो ज़्यादातर हिस्सा है, मोर देन 85% ऑफ द इनपुट्स वर इम्पोर्टेड, उनमें 85% से ज़्यादा का जो वो लगा था, इनपुट लगा था, चीज़ें लगी थी, वो क्या थी? बाहर से मंगवाई गई थी। फिर देखते हैं comparable UN data for India, China, Vietnam, Korea and Singapore 2017-19 show that except for India, all countries exported more mobile phones more mobile phone parts than imports, यानी कि कंपेरेबल यूएन डेटा, अगर यूएन का जो डेटा होता है जो कंपेयर करता है बाकी देशों में जो आसपास के होते हैं, उनमें कंपेयर किया गया किन देशों में? भारत, चाइना, वियतनाम, कोरिया और सिंगापुर में, सारी एशियाई देश हैं, इनमें जो है कंपैरिजन किया गया 2017 और 19 के बीच में, और वो हमें दिखाता है कि भारत के अलावा सारे ही देशों में एक्सपोर्ट किया गया है मोबाइल कंपोनेंट्स को, जबकि भारत में इंपोर्ट किया गया है, which indicates the presence of facilities that add value to these parts before exporting them, जो कि हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ फैसिलिटीज़ की, कितनी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं वैल्यू ऐड करने के लिए इन पार्ट्स में, जिससे पहले कि वो एक्सपोर्ट किए जाएं। वैल्यू एडिशन क्या होता है? आप चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हैं जिससे उसकी वैल्यू राइज होती जाती है। आपके पास एक छोटा सा कॉटन का कपड़ा है, 10 रुपये का मिलेगा, आपने उसके चारों तरफ क्या किया, वीविंग कर दी किसी भी तरह की, और उसके किनारों को मोड़ दिया, तो अब वो 15 रुपये का बिकेगा, तो वैल्यू एडिशन हो गया। फिर क्या हुआ, किसी ने उसमें आकर एम्ब्रॉयडरी कर दी, तो क्या हुआ, वो अब बिकेगा 25 रुपये का, तो वैल्यू एडिशन हो गया। फिर क्या हुआ कि किसी ने आके पूरे कपड़े में एम्ब्रॉयडरी कर दी, तो वो कपड़ा क्या है, अब यूज़ हो सकता है किसी भी और ड्रेस में एज अ पैटर्न, तो अब वो कपड़ा बिक रहा है 100 रुपये का। तो धीरे धीरे से करके जब हम बेसिक चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐड करके उनकी कीमत बढ़ा देते हैं, उनका यूज़ होने का जो एरिया होता है वो बढ़ता जाता है, तो इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। अगर हमारे यहाँ चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हो रही हैं, इसका मतलब कि हम ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने ए को वहाँ से लिया और आपको सी प्रोड्यूस करना है, तो आपको बी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो बी ऐड करने की सुविधा हमारे देश में उतनी नहीं है, और ये हमें क्या बताता है, क्योंकि हम सी को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। चलिए देखते हैं फिर से क्या कह रहा था, which indicates the presence of facilities that add value to these parts before exporting them। और भारत क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है और सबसे कम एक्सपोर्ट करता है, जो कि हमें दिखाता है कि हमारे यहाँ किस तरह की सुविधाएं प्रेजेंट हैं वैल्यू ऐड करने के लिए, उससे पहले कि एक्सपोर्ट किया जाए।
इंडिया ऑन द अदर हैंड इम्पोर्टेड मोर देन इट एक्सपोर्टेड। इंडिया जो है वो क्या है, एक्सपोर्ट कर रहा था, बावजूद इसके एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा था, और इसके ऑपोजिट वो क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा था। The least being in 2019 when when its import of mobile phone parts were 25 times the export, और सबसे कम जो है वो 2019 में डेटा था, जबकि उसके मोबाइल फ़ोन के जो इंपोर्ट थे वो क्या थे, 25 टाइम ज़्यादा थे एक्सपोर्ट के। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, 100 यूनिट को जो है वो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपने 25 गुना ज़्यादा यूनिट्स को इंपोर्ट कर रखा था। Therefore, while the PMP policy increased the value of domestic production, improvement in local value addition remains a work in progress. इसलिए जबकि पीएमपी पॉलिसी जो है वो इंक्रीज कर रही है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, यानी कि हमारे यहाँ अंदर में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनके प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट के लिए लोकल वैल्यू एडिशन रिमेन्स अ WIP, यानी कि अभी भी हमारे यहाँ क्या है, इम्प्रूवमेंट करना वैल्यू एडिशन का वर्क इन प्रोग्रेस में ही चल रहा है, पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है। अगर पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है, इसीलिए ये पीएमपी जो है, जिसको कि हमने सोचा था कि 2019 और 20 में बंद कर दिया जाएगा, वो बंद नहीं किया जा सका है। फिर कह रहा है चाइनीज टीपी कॉन्टेस्टेड द रेज इन टैरिफ्स अंडर पीएमपी। जो चाइनीज टीपी हैं उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है किस बात को, उन्होंने इस चीज़ को हमें बताया है कि क्या है, टैरिफ में जो है रेज हो गया है पीएमपी के अंदर, यानी कि टैरिफ क्या होते हैं, जो ड्यूटीज लगाई जाती हैं उनमें क्या है, राइज आ गया है। आगे देखते हैं। If the PMP is found to be World Trade Organization WTO non-compliant, then we may be flooded with imports of mobile phones which might take the local assembly of mobile phones unattractive. क्या बोल रहा है, इफ पीएमपी फाउंड टू बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉन कंप्लायंट, अगर जो पीएमपी है वो हमारी डब्ल्यूटीओ से नॉन कंप्लायंट है, यानी कि उसका अनुपालन नहीं कर रही है, उसके हिसाब से नहीं चल रही है, देन वी मे बी फ्लडेड विद, उस समय क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, अबंडेंस में हो जाएंगी, इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, यानी कि हम और ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स को इम्पोर्ट करेंगे, विच माइट टेक द लोकल असेंबली ऑफ मोबाइल फ़ोन्स अनअट्रैक्टिव, और जिसकी वजह से हमारी जो लोकल असेंबली होती है मोबाइल फ़ोन्स की, यानी कि लोकली जो मोबाइल फ़ोन्स असेंबल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और वो अवेलेबल होते हैं। असेंबली का यहाँ पर मतलब वो वाला असेंबल नहीं है, क्योंकि देखिए ई नहीं है, ए है। असेंबल का मतलब है जिस तरह से वो प्रेजेंट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, मार्केट में पाए जाते हैं, वो क्या होगी, अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, यानी कि उसमें कुछ भी बहुत आकर्षक नहीं बचेगा। यानी कि अगर अभी आपसे कहा जा रहा है कि आप भारत में किसी एक कंपनी का फ़ोन खरीद लीजिए, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं खरीदना चाहेगा। तो वही क्या है वजह, हमारी उसको अनअट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन अगर हमने WTA से हमारी नॉन कंप्लाइंट होती पीएमपी की, तो हम क्या होते, और ज़्यादा गर्त में होते, क्योंकि फिर हमारे इंपोर्ट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना होता, और हम क्या करते, सिर्फ सब कुछ इंपोर्ट ही करते रहते। दिस विल अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द मोबाइल इन्वेस्टमेंट डन अंडर पीएमपी, और ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा मोबाइल इन्वेस्टमेंट को, जो कि पीएमपी के अंदर किया जा रहा है। फिर बोल रहा है फोकस ऑन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो वैल्यू की जा रही है प्रोडक्शन की, उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना। The new PLI policy offers an incentive subject to threshold of incremental investment and sales of manufactured goods। क्या है, जो PLI की पॉलिसी है वो ऑफर करती है इंसेंटिव को सब्जेक्ट, यानी कि वो ऑफर करती है हमें क्या, प्रोत्साहन करती है, हमें आगे बढ़ती है, सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड, कि हम क्या कर पाएँ, शुरू कर पाएँ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट को, यानी कि धीरे धीरे से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना जो है वो शुरू कर पाएँ। जो नई PLI पॉलिसी है वो हमें इसके लिए प्रोत्साहित करती है। एंड सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और हम अपने जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको सेल कर पाएँ। इन दोनों चीज़ों को हमारी जो नई PLI पॉलिसी है वो इंसेंटिव करती है, यानी कि आगे बढ़ाती है। फिर कह रहा है दीज थ्रेश होल्ड वेरी फॉर फॉरेन एंड डोमेस्टिक मोबाइल फ़ोन्स, और ये थ्रेश होल्ड जो हैं वो वेरी करते हैं, बदलते रहते हैं फॉरेन और डोमेस्टिक मोबाइल फ़ोन्स के लिए, यानी कि आप किस लेवल पे जो है सामान को बेच सकते हैं, किस लेवल पे चीज़ों को दूसरी तरफ आगे बढ़ा सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन फर्म्स के लिए अलग अलग इसके रूल्स हैं। फिर बोल रहा है दस फोकस रिमेन्स ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसलिए जो फोकस है वो रिमेन रहता है, यानी कि वो बना रहता है इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे।
यानी कि हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, इस पे हमारा फोकस जो है वो बना रहता है। एंड नॉट लोकल वैल्यू एडिशन, और लोकल सामानों पे वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं, इस पे हमारा ध्यान नहीं रहता है। यानी कि हम सिर्फ सामान बनाते रहते हैं, लेकिन हम सामान का बेहतरीकरण कैसे कर रहे हैं इस पे हमारा ध्यान नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से, जो भी इन्होंने गणनाएं की होंगी उनके हिसाब से, इफ इम्प्लीमेंटेड इन टोटो, अगर इसको क्या करते हैं इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लागू कर देते हैं इन टोटो, इन टोटो का मतलब है पूरी तरह से, एन एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 60 करोड़ मोबाइल फोन्स पर ईयर मे बी ऑन स्ट्रीम एट द एंड ऑफ द PLI। एक एडिशनल जो कैपेसिटी है 60 करोड़ मोबाइल फ़ोन की पर ईयर, वो ऑन स्ट्रीम हो जाएगी 2025 फाइनेंशियल ईयर के अंत तक। आगे देखते हैं। शिफ्ट फ्रॉम चाइना इज़ अनलाइकली, हम चाइना से कैसे हटेंगे इसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा फ़ोन चाइनीज़ ही है ना हमारे यहाँ। Chinese firms that dominate the Indian market are not a part of PLI policy। जो चाइनीज़ फर्म है जो कि डोमिनेट करती हैं, यानी कि मुख्य रूप से पाई जाती हैं भारत के अंदर, वो PLI की पॉलिसी के हिस्से में आती ही नहीं है। Thus, their capacity expansion, if any, will be in addition to this। इसलिए अगर जो है किसी भी तरह का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, यानी कि उनको हम किसी भी तरह का चार्ज दे रहे हैं या नहीं, या हम किस तरह से विकास कर रहे हैं या नहीं, ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है इफ़ एनी अगर कोई होता भी है तो विल बी इन एडिशन टू दिस, यानी कि वो PLI से ज़्यादा किया जाएगा। यानी कि हम अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास कर पा रहे हैं चीज़ों का, वो जो है वो PLI से अलग होगा, क्योंकि चाइना जो है वो इस पॉलिसी के अंदर कवर ही नहीं है, जो कि अभी मोबाइल फ़ोन के क्षेत्र में भारत में डोमिनेट कर रहा है। India produced around 29 crore units of mobile phones per year in 2019. 94% of those were sold in the domestic market, with the remaining being exported। भारत जो है वो क्या करता है, 2019 और 2018-19 में उसने 29 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स बनाए थे, जिसमें से कि 94% तो भारत में ही कंज्यूम हो गए, बचे 6% जो है वो एक्सपोर्ट कर दिए गए थे। This implies that much of the incremental production and sales under the PLI policy will have to be for the export market। ये हमें बताता है कि बहुत सारा जो implies का मतलब है, ये हमें दिखाता है, ये हमें बताता है that much of the incremental production, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हमारा बढ़ा हुआ था और जो भी सेल्स हमारी बढ़ी हुई थी अंडर द PLI पॉलिसी, यानी कि PLI पॉलिसी आने की वजह से जो भी हमारा सेल्स, जो भी हमारा मैन्युफैक्चर बढ़ा हुआ था, विल हैव टू बी फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। उसको हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए करना है। यानी कि अभी भी हम जितना फ़ोन्स बनाते हैं उसका 94% तो हमने पिछले साल खुद ही कंज्यूम किया है। इसलिए अब हमें क्या करना है, PLI के अंदर जो भी मैन्युफैक्चर करना है वो इस हिसाब से करना है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। फिर बोल रहा है, रिसेंटली, हाल ही में, a study by Ernst and Young for the India Cellular and Electronics Association showed that if the cost of production of a mobile phone is, say, 100 without subsidies, then the effective cost with subsidies and other benefits of manufacturing mobile phone in China is 79.55, Vietnam 89.05 and India including PLI 92.51। यानी कि अभी क्या किया है अर्नस्ट एंड यंग ने, EY कंपनी होती है ना जो कि क्या करती है, डेटा देती है हमें हर चीज़ का, तो वो उसने क्या किया है, भारत के बारे में हाल ही में बताया है रिसेंटली। किस चीज़ के ऊपर उन्होंने क्या किया है अपनी रिसर्च, सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन शो करता है, यानी कि अर्नस्ट एंड यंग की जो रिपोर्ट है सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की, वो हमें बताती है इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन इज से 100, अगर हम ऐसा मानते हैं कि कॉस्ट जो है मोबाइल फ़ोन्स की वो क्या है, 100 रुपये है, ऐसा हम मान लेते हैं विदाउट सब्सिडी, सब्सिडीज़ हटाकर, यानी कि पूरा मोबाइल फ़ोन बनाने में 100 रुपये का खर्चा आता है और उस पर सरकार ने किसी भी तरह का हमको सब्सिडी नहीं दिया है, तो क्या होगा। देन द इफ़ेक्टिव कॉस्ट का मतलब है कि आप उसको सब्सिडीज़ के साथ जो है हर तरह के चार्जेस लगाने के बाद जब बेचते हैं, यानी कि मेन जो पैसा होता है वो इफ़ेक्टिव कॉस्ट विद सब्सिडीज़, यानी कि जो सपोर्ट सिस्टम दे रही है गवर्नमेंट उसके साथ क्या हो जाता है, और अदर बेनिफिट्स के साथ इसकी कीमत मैन्युफैक्चरिंग की क्या हो जाती है एक मोबाइल फ़ोन की, चाइना में 79.55 हो जाती है, वियतनाम में 89 हो जाती है, लेकिन भारत में अभी भी सब्सिडीज़ के बाद सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो भारत में हो रही है, जो कि 92.51 है। यानी कि मैन्युफैक्चर करने में बाकी देशों के कंपेयर में भारत को ज़्यादा पैसा लगता है।
फिर देखते हैं डिफ़िकल्ट फॉर डोमेस्टिक फर्म्स के लिए क्या-क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो अभी पीछे ही हमने एक दिक्कत देख ली कि हम हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि सब्सिडीज़ और फैसिलिटीज़ हमको कम मिल रही हैं। The five foreign firms that have been chosen are Samsung and four of Apple's contract manufacturers. 5 कंपनियां जिनको कि चुना गया है। कौन सी कंपनीज? जो कि फॉरेन कंपनीज थी आउट ऑफ 16। क्या था? द 5 ऐसी थी जो कि इंडोर थी, 5 ऐसी थी जो कि फॉरेन थी और 6 ऐसी थी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रही थी। तो 5 जो फॉरेन फर्म्स हैं वो क्या हैं? सैमसंग की हैं, और जिसमें से बाकी 4 जो हैं वो एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की हैं। यानी कि एक कंपनी ऐसी है जो सैमसंग के फ़ोन्स हमारे यहाँ बनाएगी और बाकी के 4 जो हैं वो एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट वाले बनाएंगे। सैमसंग एंड 2 ऑफ एप्पल्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी हैव फैसिलिटीज़ इन इंडिया। सैमसंग के और एप्पल के जो 2 और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास ऑलरेडी मतलब प्रेजेंट रूप में ही पहले से ही बहुत सारी सुविधाएं इंडिया में मौजूद हैं। यानी कि सैमसंग को और एप्पल के 2 मैन्युफैक्चरर्स को भारत अच्छी खासी सुविधाएं दे रहा है ऑलरेडी, and can be expected to continue with their strategy of dependence on imported inputs। और उनको क्या कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि हम आगे भी कंटिन्यू रखें, यानी कि जिस तरह की सुविधाएं हम सैमसंग और एप्पल को दे रहे हैं उनको हम आगे रखें। किस चीज़ में? स्ट्रेटजी में ऑफ डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड इनपुट्स, कि हम उनके ऊपर क्या रहें? डिपेंड रहें इनपुट्स इम्पोर्ट करने के मामले में। फिर क्या बोल रहा है? डोमेस्टिक फर्म्स हैव बीन नियरली वाइप्ड आउट फ्रॉम द इंडियन मार्केट। वाइप्ड आउट का मतलब है पूरी तरह से किसी चीज़ का सफाया हो जाना। और डोमेस्टिक फर्म्स यानी कि हमारी जो इनडोर कंपनीज थी, भारत की जो कंपनीज थी, वो मार्केट से लगभग साफ हो चुकी हैं। आपको कभी भी वीडियोकॉन का फ़ोन नहीं दिख पाएगा, आपको कार्बन का फ़ोन नहीं दिखेगा। ये सब क्या है? भारत की कंपनीज हैं, इनके फ़ोन्स आपको मार्केट में कभी नहीं दिखते हैं। सो देयर एबिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ पीएलआई, इसलिए जो उनकी क्षमता है कि वो पीएलआई का फ़ायदा उठा सकें एंड ग्रैब द साइजेबल डोमेस्टिक मार्केट, और फिर से अपनी पकड़ बना पाएँ। ग्रैब का मतलब क्या है? अपनी पकड़ बना पाएँ साइजेबल डोमेस्टिक मार्केट में। अच्छी खासी डोमेस्टिक मार्केट के क्षेत्र में इंडिया के जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी पकड़ बना पाएँ। शेयर सीम्स डिफ़िकल्ट, वो क्या है? डिफ़िकल्ट लगता है। Domestic firms may have the route to exporting cheaper mobile phones to other low-income countries। जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनको ये आसान तरीका लगता है कि वो एक्सपोर्ट क्या करें? फ़ोनों को एक्सपोर्ट कर लें, चीपर मोबाइल फ़ोन को लो इनकम कंट्रीज़ में। यानी कि जो देश ऐसे होते हैं जहाँ की लोगों की इनकम क्या होती है? कम होती है, तो ये चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं कि फ़ोन्स जो है वो बाहर के देशों से मंगा लिए जाएँ, क्योंकि वो क्या है? उनको कम कीमत में मिल पाता है और हमारे यहाँ क्या है? सुविधाएं ही नहीं है। फिर बोल रहा है however their performance in the last couple of years has not been promising। लेकिन ये भी है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है, यानी कि जो हमारी इनडोर कंपनीज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ सालों में वो भी प्रॉमिसिंग नहीं रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं। यानी कि कार्बन और वीडियोकॉन जैसे जो फ़ोन हैं जो कि हमारे अपने भारत के फ़ोन हैं उनमें बहुत ज़्यादा विकास भी नहीं हुआ है। इसलिए क्या है? पिछले कुछ सालों में अगर वो इंडियन मार्केट से गायब हुए हैं तो उसमें एक ये भी कंडीशन है कि उन्होंने खुद का विकास भी नहीं किया है। फिर है This shows that incentives under PLI policy may not turn out to be game changing move। ये हमें बताता है कि इंसेंटिव, जिस तरह का प्रोत्साहन हमें पीएलआई पॉलिसी के अंदर मिल रहा है वो हो सकता है कि मे नॉट टर्न आउट टू बी अ गेम चेंजिंग मूव। वो हो सकता है कि तख्ता पलट करने वाली सिचुएशन के तौर पर सामने ना आए। एंड इट मे बी premature to expect a major chunk of mobile manufacturing to shift from China to India। और अभी ये थोड़ा सा प्री मेच्योर हो जाएगा, यानी कि पूर्वानुमान हो पाएगा, बहुत पहले से किया गया गणना हो पाएगी, जिसमें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े हिस्से को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के, जो कि शिफ्ट करेगा भारत की तरफ। यानी कि जो पीएलआई है उस हमारी जो इंडोर कंपनीज हैं उनमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वो अभी भी जो है बहुत ज़्यादा ग्रैब कर पाए डोमेस्टिक मार्केट के, इसके चांसेस बहुत कम हैं, जो कि हमें दिखाता है कि शायद ही पीएलआई पॉलिसी का जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पाए और वो सिचुएशन को पूरी तरह से पलट कर रख दे। और इस तरह की बातों को सोचना अभी प्री मैच्योर होगा, क्योंकि शायद ही बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना से हट के भारत की तरफ आ पाए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। सप्लाई चेन कोलोकेशन। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई चेन कोलोकेशन पता है ना? डिमांड हुई, सप्लाई हुई,
डिमांड हुई, मैन्युफैक्चर हुआ, सप्लाई हुई, या फिर मैन्युफैक्चर हुआ, डिमांड हुई, सप्लाई हुई। तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डिमांड, सप्लाई, ये तीनों सप्लाई चेन को फॉर्म करते हैं। तो क्या है, उनके कोलोकेशन की बात कर रहा है, यानी कि वो बात कर रहा है कि किस तरह से उनको एक साथ हमको चलाना है, यानी कि कितनी डिमांड है और फिर उतना मैन्युफैक्चर हम कर पा रहे हैं कि नहीं, मैन्युफैक्चर कर दिया तो सप्लाई हो पा रही है या नहीं, जितने सप्लाई की वो डिमांड को फुलफिल कर रही है या नहीं। तो ये जो कोलोकेशन है इसके बारे में बात करेगा। फाइनली द 6 components firm that have been given approval under the specified electronic component segment, though a welcome step, do not complete the mobile manufacturing ecosystem. फाइनली आखिरकार जब हम बात करते हैं उन 6 कंपनियों की, उन 6 कंपोनेंट फर्म्स की आउट ऑफ 16, डोमेस्टिक की बात की पीछे, फॉरेन की बात की एप्पल और सैमसंग की, बाकी की जो 6 बची जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स बनाएंगी उनकी बात कर रहा है। फाइनली द 6 components firm that have been given approval, जिनको की अप्रूवल परमिशन मिली है स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेगमेंट में कि वो स्पेसिफाई खास तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाए, वो दो अ वेलकम स्टेप, हालांकि ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया गया है, वो क्या करता है, डू नॉट कंप्लीट द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, वो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर को, इकोसिस्टम को कंप्लीट नहीं करते हैं। यानी कि जो बाकी की 6 फर्म्स हैं जो कि कंपोनेंट्स को बनाएंगी, वो क्या है, एक अच्छा स्टेप है उनके लिए उठाया गया, लेकिन वो क्या है, इस आशा को पूरा नहीं करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को पूरा नहीं करती हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम लेयर बाय लेयर करके जिस तरह से कोई सिस्टम, कोई काम आपका किया जाता है, वो इकोसिस्टम कहलाता है, और वो कुछ भी हो सकता है। एक तो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम होता है कि क्या है, एक छोटे जानवर को बड़े ने खाया, उस बड़े जानवर को किसी और बड़े ने खाया, उसको किसी और ने, और आखिरकार इंसान खा लिया, फिर इंसान भी जो है डेथ के बाद डिकम्पोज होकर छोटे छोटे कीड़ों में जो है परिवर्तित हो गया। तो क्या हुआ, ये इकोसिस्टम हुआ। फिर बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के इकोसिस्टम की, कि इस लेयर पे ये वाली गैस है, इस लेयर पे ये गैस है, इस लेयर पे ये गैस है, तो ये एक इकोसिस्टम हो गया। स्कूल की बात कर लेते हैं, स्कूल में बच्चा सुबह आता है, स्कूल में पढ़ता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनके ऊपर एक प्रिंसिपल होता है, स्कूल का एक डिसिप्लिन होता है, फिर वो बच्चा पढ़ के घर चला जाता है, फिर एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, और फिर से क्लास जो है रिपीट होती है। तो ये क्या है, स्कूल का इकोसिस्टम है। देश का भी इकोसिस्टम इसी तरह हो सकता है, राजनीति का भी इकोसिस्टम ऐसे ही हो सकता है। तो इकोसिस्टम वर्ड आपका किसी तरीके को बताता है जिस तरह से कामों को किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है वो शायद ही इस तरह से चल पाए, हालांकि पीएलआई बहुत ही प्रॉमिसिंग है फिर भी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, लिटरेचर शोज दैट व्हेन सैमसंग सेट अप शॉप इन वियतनाम, लिटरेचर्स ऐसा बताते हैं, ऐसा किताबों में या मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में देखा जाता है कि जब सैमसंग अपनी एक शॉप वियतनाम में बनाता है, इट रिलाइड हैवली ऑन इट्स कोरियन सप्लाईज, वो उसने क्या किया, बहुत ही भारी भरोसा किया अपने कोरियन सप्लाईज के ऊपर, क्योंकि वियतनाम और कोरिया जो है बहुत पास पास हैं, तो वियतनाम में अगर हम कोई शॉप खोल रहे हैं तो कोरिया से वहाँ पर सामान आ जाएगा। तो इसको सैमसंग ने क्या किया, भारी तौर पर इस बात पे भरोसा किया, which co-located with it to produce intermediate inputs, और उसके साथ क्या हुआ, कोलोकेट किया उसके इंटरमीडिएट इनपुट्स को सपोर्ट करने के लिए। बाय द वे कोई दिक्कत आई तो बन जाए, उसकी एक्सेसरीज मिल जाए, कुछ खराबी हो ठीक हो जाए, रिवर्स करना हो ठीक हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके सपोर्टिव जो को वो थे, इंटरमीडिएट इनपुट्स थे, उनको भी उन्होंने इंश्योर किया। सो मच सो, और जो कि हमें पूरी तरह से सच्चाई को दिखाता है, दैट 63 अमंग सैमसंग 67 सप्लायर्स देन वर फॉरेन, और यही हमें दिखाता है कि 67 सप्लायर्स जो वियतनाम में थे सैमसंग के, उसमें से 63 ऐसे थे जो कि फॉरेन के थे, यानी कि कोरिया के थे या चाइना के या कहीं के भी हो सकते थे। लेकिन वियतनाम में अगर एक शॉप खुली थी तो जिस तरह का भरोसा उनके ऊपर दिखाया गया था, या जिस तरह का एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था, उसकी वजह से क्या था कि वो बहुत अच्छे से काम हो पा रहा था। लेकिन फिर भी 67 में से 63 ऐसे थे जो कि फॉरेन सप्लायर्स थे। फिर क्या बोल रहा है, इट वॉज अ सरप्राइज व्हेन इट वॉज फाउंड थ्रू our primary survey that though Samsung is invested hugely in India, it has not co-located its supply chain in the country.
ये बहुत सरप्राइजिंग है कि जब हमने प्राइमरी तौर पर एक सर्वे किया कि हालांकि सैमसंग ने इतना अच्छा खासा पैसा भारत में लगा रखा है, वो कोलोकेट नहीं करता है हमारी सप्लाई चेन में से। यानी कि हमारी जो सप्लाई चेन है कि हमारे ही फैक्चरर हैं और हमारे ही अंदर से सब चीज़ें हो रही हैं, तो सैमसंग का इतना सारा पैसा हमारे देश में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी सप्लाई चेन में सैमसंग हिस्सा प्ले नहीं करता है। ये बहुत सरप्राइजिंग था। सप्लाई चेन कोलोकेशन, अब सप्लाई चेन कोलोकेशन क्या है उसकी बात कर रहा है। फाइनली आखिरकार द 6 components firm that have been given approval under specified, ये मुझे लगता है कि मैंने रिपीट कर दिया है, आगे देख लेते हैं चलिए। इन समरी, अगर हम क्या करें समराइज करके बातों को करें, द पीएमपी पॉलिसी, जो पीएमपी पॉलिसी बनी है सिंस 2016 एंड 17, 2016 और 17 से जो चल रही है, हैज़ बेयरली बीन हेल्पफुल, उसने शायद ही थोड़ी भी कोई मदद की होगी इन रेजिंग डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इन द इंडस्ट्री, जिससे कि वो डोमेस्टिक वैल्यू में जो है वो कोई भी परिवर्तन या कोई भी सुधार कर पाए इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, इवन दो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एक्सपैंडेड कंसिडरेबली, जब बजाय बावजूद इसके कि जो वैल्यू हुआ है प्रोडक्शन का वो बहुत बुरी तरह से बढ़ा है। यानी कि हमने प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा किया है लेकिन वैल्यू एडिशन बिल्कुल नहीं किया है। As backward integration via tariff protection is likely to come up against WTO rules, क्या बोल रहा है, एज द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जैसे कि पीछे की तरफ से हमारा जो टैरिफ का प्रोटेक्शन बढ़ता है, यानी कि जिस तरह से टैरिफ अरेंज किया जाना चाहिए, इसका जो पीछे का प्रोसेस है वो क्या है, WTO के रोल के साथ, रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है। द न्यू PLI फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नई जो PLI है उसका फोकस है कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करे एंड नॉट द वैल्यू एडिशन। यानी कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने वैल्यू एडिशन को लेकर बताई, लेकिन फिर भी PLI का उद्देश्य यही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करे, ना कि वैल्यू एडिशन करे। द पॉलिसी हैज सेपरेटली लाइसेंस 6 component मैन्युफैक्चरर टू स्टार्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इस पॉलिसी ने क्या है, सेपरेटली लाइसेंस किया है, अलग से लाइसेंस किया है 6 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को। कंपोनेंट क्या है, टुकड़े, मोबाइल में एक एक चिप क्या है उसकी कंपोनेंट हो गई, तो 6 ऐसे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो है पॉलिसी के तहत अप्रूवल दिया गया है प्राइवेट तौर पर, सेपरेटली अलग से, टू स्टार्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, कि वो हमारे अंदर ही, देश के अंदर ही क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर पाए। फिर क्या कह रहा है, दिस मे नॉट सक्सीड एट द असेंबलर्स, ये हो सकता है कि सफल ना हो, क्योंकि जो हमारे असेंबलर्स हैं, यानी कि जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके कामों को करते हैं, एंड कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, और हमारे जो कॉम्पोनेंट को मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं, मूव टुगेदर, वो एक साथ नहीं चल पाते हैं। अ फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन कुड बी to encourage foreign firms chosen under PLI policy to co-locate their supply ecosystem in the country। और उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें, एनकरेज करें उस डायरेक्शन में फॉरेन फर्म्स को चलने के लिए जो कि PLI पॉलिसी ने चूज़ किया है अपने सप्लाई इकोसिस्टम को देश में चलाने के लिए। Completed. This was a very nice editorial. I just loved it. कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिली और हमको ये पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, हमें वैल्यू एडिशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। यानी कि जो चीज़ें हम आज बना रहे हैं, हम कल उससे बेहतर काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि सिर्फ मैन्युफैक्चर करने में हो सकता है कि हम पीछे रह जाएं, जैसा कि हमारी बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज के साथ हुआ। तो हमें क्या करना है, अच्छी अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी अच्छी जॉब में लगना है, अपने देश का क्या करना है, विकास करना है। चलिए देख लेते हैं एक बार कि हमारा जो वोकैब 24 एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं। ग्रामर सेशन चल रहा है, कॉम्प्रीहेंशन, इडियम एंड फ्रेजेस, रूट वर्ड्स, टेस्ट हैं हमारे पास वहाँ पर, वोकैब्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, फ्रेजल वर्ब हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, वोकैब गेम्स हैं। इतनी सारी अगर चीज़ें आपको सिर्फ 999 में मिल रही हैं, वो भी साल भर के लिए, तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी नाइस बाय एंड यू शुड गो फॉर इट। अभी क्या करिए, आप उसको इंस्टॉल करिए एप्लीकेशन को, उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसकी प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए, जो कि 999 में मिल रही है इस समय। प्रेजेंटली क्या है, 50% ऑफ है 1 साल के लिए। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करिए और क्या करिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे से अपने एग्जाम्स क्लियर करिए। अभी के लिए लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, क्या और जानना चाहते हैं,
और क्या ऐसी चीज़ थी जो सही थी, गलत थी, इन सारी बातों को कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या करते हैं, फिर मिलते हैं 10 बजे अपने वो कैब वाले सेशन में। टिल देन बाय बाय।